हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सूर्या कौशल और आज आपके लिए लेकर के आया हूं बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर सेकंड, जो कि हमारे फर्स्ट पेपर का थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। हमने इससे रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियोज़ को देखें। एक सीक्वेंस वाइज यदि आप वीडियो को देखते हैं तो बड़ा ही बेहतर आज का कंटेंट आपको समझ में आने वाला है। हमने विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए थे, या कह सकते हो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियो बनाए थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया था यहाँ पे शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू, हमने बताया था ईटा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, ईटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव कराया था अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी लेक्चर है हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर देखो हम फाइंड करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। फाइंड करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि विस्कोसिटी क्या होता है। वो फिर से बताते हैं कि हम जानते हैं कि जब भी पानी है या जो भी फ्लूइड है, चाहे गैसेस ही हैं, वो जब भी फ्लो करते हैं तो एक लेयर दूसरे लेयर का अपोज करता है, फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, और वहाँ पे जो अपोजिंग कैरेक्टर है वो विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, एक लेयर दूसरे लेयर को फ्लो करने से रोकता है, और रोकने के कारण क्या होगा कि इसका स्पीड कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाती है। इसको हमने बड़ा ही डिटेल में बताया था, एक बार देखिएगा जरूर उस वीडियो को। जैसे देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर कर लिया कि एक लेमिनर फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेमिनर फ्लो का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि यदि लिक्विड ऐसे या जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड कह सकते हो, ऐसे लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं, तो इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो करते हैं। इसमें कोई भी टर्बुलेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो पानी है या जो भी फ्लूइड है या जो गैस के मालिक्यूल हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि लेमिनर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कुछ लेयर हमने लिया है, सपोज कल हमने 3 लेयर लिया हुआ है। ठीक है, और इन लेयर्स में हमने क्या किया, एक लेयर कंसिडर किया जिसमें मालिक्यूल की वेलोसिटी v है। ठीक है, जो मालिक्यूल मूव कर रहे हैं उन मालिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, v है। उसके जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होगा, हम जानते हैं कि जो सबसे अपर लेयर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे जो नीचे होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसके नीचे वाले की वेलोसिटी और कम हो जाएगी। हमने इसको बताया था कि विस्कोसिटी जो है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो वेलोसिटी का जो इफेक्ट है कम होता जाता है। जैसे इसकी वेलोसिटी अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो हो सकता है कि दूसरे लेयर का वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे लेयर की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाए, या चौथे लेयर की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी जो निरंतर क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और हम जानते हैं कि यदि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका शेप कुछ इस वे में होगा, यानी कि ऐसे कह सकते हो, इस तरह से कुछ शेप हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें ये लगेगा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स हमें दिखाई दे रहा है जो कि इसके शेप को चेंज कर दे रहा है। और हमने इसका वैल्यू यहाँ पे डिराइव किया था। इस शियर स्ट्रेस का वैल्यू आया था पी जेड वाई इज इक्वल्स टू ईटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे 3 लेयर कंसिडर किया है, और तीनों लेयर में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण ही इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो समझ लेना कि वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि बीच वाला जो लेयर है, बीच वाले लेयर की वेलोसिटी v है। इसके ऊपर वाला जो लेयर है इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट भी जुड़ जाएगा, यानी v प्लस वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। और जो इसके नीचे वाला लेयर होगा यहाँ पे हो जाएगा v माइनस वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जुड़ा हुआ है, और नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस इक्वेशन के हेल्प से, और एक चीज़ क्या है, इन जो 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने लेमडा माना है। लेमडा को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले और दूसरे लेयर, इसको हमने मान लिया पहला लेयर, इसको मान लिया दूसरा लेयर, इसको मान लिया तीसरा लेयर। ठीक है, तो पहले और दूसरे लेयर में हम देख रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस लेमडा है, जिसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, और सेकंड और थर्ड लेयर के बीच का भी जो डिस्टेंस है उसको भी क्या मान लिया, लेमडा मान लिया, जिसको मीन फ्री पाथ हम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही लेयर, जो बीच वाला लेयर है बीच वाले लेयर की अपेक्षा सेम डिस्टेंस पर है। एक चीज़ और हमें पता है कि जितने वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण इसका स्पीड, मतलब दूसरे लेयर का स्पीड तीसरा लेयर बढ़ाएगा, उसी तरह से कह सकते हो जो
पहला लेयर है वो दूसरे लेयर की स्पीड को घटाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पीछे की तरफ खींचेगा और ये जो अपर लेयर है वो आगे की तरफ पार्टिकल को लेकर के जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। अब देखो सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आर मूविंग, ठीक है, इन ए सिस्टम। जैसे हमने मान लिया कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि तो z एक्सिस के अलॉन्ग कितने मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स मूविंग along z एक्सिस हमें दिखाई दे रहा है। अगर टोटल मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हम देख रहे हैं स्मॉल n है, तो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग इक्वली वेलोसिटी का कह सकते हो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जब तीनों एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, सो वी कैन से कि यहाँ पर n/3 मॉलिक्यूल z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, z एक्सिस में भी दो डायरेक्शन हो गए, एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, और n/3 मॉलिक्यूल जो है वो दो डायरेक्शन में बट गया, यानी कि आधा मॉलिक्यूल पॉजिटिव z के अलॉन्ग चला गया और आधा मॉलिक्यूल नेगेटिव z के अलॉन्ग चला गया। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलॉन्ग पॉजिटिव या कह सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z इज टू कितना हो जाएगा, n/6 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे इसका अपान 2 करोगे ना, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा पॉजिटिव के अलॉन्ग आधा नेगेटिव के अलॉन्ग डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं द नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल लिख सकते हो, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग along पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन लिखते हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग along पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें n/6 इंटू एवरेज स्पीड, ठीक है। क्योंकि सर ये कहाँ से आया, इसको आपने ऐसे कैसे कर दिया कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम चाहें तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। देखिए स्मॉल n का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, और इस वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, L3, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, ये हमारा एवरेज स्पीड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला L(t⁻⁻1), ठीक है। तो हमें मिल जाएगा L² यहाँ पे 1/L² इंटू t, ठीक है, क्योंकि एक L से एक L हो गया कैंसिल। तो हमें मिला क्या, ये देख रहा हूँ L² जो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है और t किसका होता है, टाइम का। तो हम इसको कह सकते हैं क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं along z एक्सिस, ठीक है। इसको मिटाते हैं इधर। अब देखिएगा, नाउ या ऐसे लिखते हैं, एंड द चेंज इन मोमेंटम, या ऐसे कह सकते हो द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सेकंड, या पार्टिकल के बजाय लिख सकते हो पार्टिकल्स ऑफ लेयर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, ठीक है। थर्ड लेयर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम देखें थर्ड लेयर के अकॉर्डिंग सेकंड लेयर की वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इसको खींच करके आगे की तरफ लेकर के जाएगा, और यदि वेलोसिटी बढ़ेगी तो कह सकते हो मोमेंटम बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा हम जानते हैं यम, और यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर, देखिए क्या, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं टोटल स्पीड कितना आ जाएगा, v + du/dz इंटू लेमडा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कह सकते हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए कितना आएगा, तो लिख सकते हो द मोमेंटम along z एक्सिस
ठीक है, बाई थर्ड लेयर टू सेकंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू, देखिएगा क्या मिल जाएगा, n/6 इंटू वी एवरेज स्पीड हो गया, इंटू m v प्लस डी यू लेमडा बाई डी जेड, ठीक है ना, क्योंकि टोटल n/6 मालिक्यूल थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक मालिक्यूल का निकाला, यहाँ पे n/6 मालिक्यूल है और n/6 इंटू वी है, एवरेज स्पीड है, जो कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को दे रहा है, तो इसलिए हमने इसका वैल्यू ये लिख दिया। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट लेयर की, तो जो फर्स्ट लेयर होगा वो इसके मोमेंटम को घटाएगा, सेकेंड लेयर के मोमेंटम को घटाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, द मोमेंटम along z एक्सिस बाई फर्स्ट लेयर टू सेकेंड पर यूनिट टाइम। देखो डायरेक्टली हमने इसको लिख लिया, बार बार हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने सिमिलरली जैसे हमने थर्ड लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का हमने मोमेंटम निकाला है, वैसे ही फर्स्ट लेयर की अपेक्षा अगर देखें तो सेकंड लेयर का मोमेंटम निकालते हैं, तो हमें मिल जाएगा n/6 इंटू वी एवरेज, यहाँ मिल जाएगा m v माइनस डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा लेयर है, तीसरा लेयर दूसरे लेयर के वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब मोमेंटम को बढ़ाएगा, और जो पहला लेयर है, पहला लेयर मोमेंटम को घटाने का काम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो पहला लेयर है दूसरे लेयर पे विस्कोसिटी लगा रहा है और विस्कोसिटी इसको मोशन करने से रोकेगा, यानी वेलोसिटी को कम करेगा। बात समझ में आया? तो एक के कारण मोमेंटम बढ़ा और दूसरे के कारण मोमेंटम घटा, तो मोमेंटम में चेंजिंग कितनी आई? अगर आपको मोमेंटम में चेंजिंग निकालनी है तो कह सकते हो कि पहला वाला जो मोमेंटम दिया है, इस मोमेंटम में से दूसरे मोमेंटम को अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देन द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू मिल जाएगा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर लो। जब इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो n/6 इंटू एवरेज स्पीड को हमने बाहर निकाल लिया, दोनों में कॉमन है, यम भी कॉमन है, देखो यम दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे मिल जाएगा इन ब्रैकेट v प्लस डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा माइनस v माइनस डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा। यहाँ पे लेमडा है, बहुत बड़ा ही छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे लिखते हैं माइनस v माइनस डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा, इसको डिवाइड करना है ऐसे बोर्ड को, तो हमें मिल जाएगा n/6 इंटू एवरेज स्पीड इंटू m इंटू यहाँ पे देखिएगा 2 डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो मिलेगा n/3 इंटू एवरेज स्पीड इंटू m इंटू डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया सेकंड। आपने पहले इक्वेशन में इस वैल्यू को निकाला था, जो शियरिंग स्ट्रेस था, शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू आपने निकाला था ईटा डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड, ये वैल्यू निकाला था। या इसी को अगर हम चाहें कह सकते हो कि अगर चेंजिंग बहुत कम आ रही है तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी यू बाई डी जेड लिख सकते हैं। ये टर्म हमने फाइंड किया था फर्स्ट वीडियो में, हमने बताया था इसको जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। और यहाँ पर देखो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वही शियर स्ट्रेस होगा, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं पी जेड वाई, ठीक है। और इस पी जेड वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, n/3 v एवरेज m इंटू डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा। तब तक आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया है तो हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको इरेज करता हूँ मैं।
इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा डिस्टेंस चाहिए और तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतने एरिया में हो जाएगा हमारा। देखिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिएगा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ईटा du/dz इज इक्वल्स टू n/3 वी एवरेज स्मॉल m du/dz इंटू लेमडा, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है du/dz से du/dz हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे ईटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा n/3 इंटू m इंटू एवरेज स्पीड इंटू लेमडा, ठीक है। ये मिल गया हमें ईटा की वैल्यू, वेयर ईटा क्या है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक इसे आप नोट करें। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस लेमडा का भी वैल्यू रख सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू हमने अपने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, लेमडा का वैल्यू था 1/√2 पाई d² इंटू n, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू आया था। तो अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू n/3 m इंटू एवरेज स्पीड, और यहाँ पे मिल जाएगा लेमडा की जगह पर रखते हैं 1/√2 पाई d² इंटू n। यहाँ देखो n से n हो जाएगा कैंसिल, और हमें मिल जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू m इंटू एवरेज स्पीड अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 3√2 पाई d², ठीक है। यह भी एक फार्मूला मिल गया हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। नोट करिए इसको, तब तक हट जा रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसको। सो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे लिख लिए होंगे और यकीनन आपको आज का हमारा लेक्चर बड़ा ही बेहतर समझ में आया होगा। जो भी बच्चे पिछले वीडियो को देखे होंगे उन्हें आज का ये जो लेक्चर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो फाइंड करना है, ये हमने कैसे फाइंड किया, ये लगभग आपको बड़ा ही बेहतर समझ में आ गया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना यार, क्योंकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूँगा और आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं बता दूं कि क्लास 9 से लेकर के BSc तक के वीडियो को मैं अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करता हूं और कंटिन्यूसली मैं एक एक वीडियो कह सकते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, जिसमें हमने पहला पेपर BSc सेकेंड ईयर का हमने पहला पेपर उठाया है थर्मल फिजिक्स में हमने चैप्टर 1 कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है और चैप्टर 2 में हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से रिलेटेड यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तक आज हमने बता दिया है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, या थर्मल कंडक्टिविटी कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताऊंगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हम डिस्कस कराएंगे, या पहले तो कह सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके कोफिशिएंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद उसके कोफिशिएंट को बताएंगे। तो कह सकते हो निरंतर हम आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और इतनी रात को यदि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद।